हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई मोहनलाल किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भूगोल में अक्षांश व देशांतर रेखाओं से ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ये टॉपिक SSCGD में भी काम आएगा। ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इन रेखाओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इससे हमें अक्षांशीय, देशांतरीय स्थिति, विस्तार, समय का ज्ञान, ये सब बातों की जानकारी होगी। रीट में भी इस टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है। देखो, अक्षांश व देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, ये रेखाएं किस प्रकार की हैं? ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरा पॉइंट, इन रेखाओं की आवश्यकता क्यों है? ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं? इनका महत्व क्या है? इनका उपयोग क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं इसलिए खींची गई कि ग्लोब पर कोई भी दो स्थान है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच का कोण, उनकी दिशा अक्षांश व देशांतर रेखाओं से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी भौगोलिक स्थान है, कोई क्षेत्र है, उसकी स्थिति, आकार जानने के लिए भी अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं कब खींची गई, कहाँ खींची गई? इन रेखाओं को 1884 में वाशिंगटन में सर्वप्रथम निर्धारण किया गया था। तो क्वेश्चन आज है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का निर्धारण कब हुआ, कहाँ किया गया? 1884 ईस्वी में वाशिंगटन DC USA में इसका सबसे पहले निर्धारण किया गया था। अब देखो, अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। सबसे पहले लेंगे हम अक्षांश रेखाएं। यदि इनकी परिभाषा हम देखें तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं देखो, ऐसे याद नहीं रहता है, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी। तो जो आडी रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब देखो, हम इन रेखाओं का निर्धारण करेंगे, खींचेंगे। ग्लोब के सबसे पहले इसके बीचों बीच एक रेखा खींच दी। ये ग्लोब था, मतलब विश्व था, और धरती थी, पृथ्वी थी। इसके बीचों बीच सबसे पहले हमने रेखा खींच दी, इसका मान रख दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी का पर्यायवाची में एक नाम आता है भू, दरा, इला। तो भू और इसके बीचों बीच ये रेखा खींची है, तो बीच का आशय है मध्य। तो इस रेखा का दूसरा नाम आता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विश्व के चारों ओर या ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा भी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये वृत्त बना रही है, किसकी चारों ओर बना रही है? ये विश्व के चारों ओर बना रही है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द और बनता है, नाम आता है विषुवत रेखा। तो रेखा एक है, नाम हमें कुल 3 प्राप्त हो रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। अब देखो, इस रेखा ने विश्व को 2 भागों में भाग कर दिया, एक भाग उत्तरी और एक भाग दक्षिणी। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विश्व की लगभग 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, इसलिए इसे मानव गोलार्ध या स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय भाग भी ज्यादातर इसी भाग में, इसलिए इसे स्थलीय भाग कहते हैं। और इस भाग में, दक्षिणी भाग में जलीय भाग ज्यादा है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है वो जलीय गोलार्ध है। अब इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ जो रेखाएं होंगी वो 1, 2, 3 इस प्रकार से 90 डिग्री तक ये सभी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी।
और उत्तर की तरफ जो रेखाएं होंगी वो सभी रेखाएं यहाँ से लेकर 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो देखो यदि पूछा जाए एक ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु कितने होते हैं, यदि कुल अक्षांश बिंदु पूछा जाए तो अक्षांश बिंदु 1 से लेकर 90, 1 से लेकर 90, 90, 90, 180 हो गए और एक 0 डिग्री वाला, कुल अक्षांश बिंदु कितने होते हैं? तो उत्तर होगा 181 बिंदु होते हैं। परंतु यदि आ जाए कुल अक्षांश वृत्त कितने खींचे जाते हैं, तो देखो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी ये केवल बिंदु है न कि वृत्त। बिंदु होने के कारण ये दो कम हो गए और 181 से 2 माइनस करेंगे तो उत्तर कितना होगा? 179। तो अक्षांश वृत्त की संख्या पूछी जाए तो अक्षांश वृत्त तो है 179 और अक्षांश बिंदु पूछा जाए तो अक्षांश बिंदु है 181, 181। अब देखो इन मुख्य रेखाएं हम खींचते हैं। यहाँ से एक रेखा है, इसका मान आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसका दूसरा नाम आता है करक रेखा। इसका दूसरा नाम आता है करक रेखा। इसी प्रकार नीचे की तरफ देखें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसका दूसरा नाम आता है मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो इससे ऊपर यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी का दूसरा नाम आता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आती है, दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम आता है अंटार्कटिक वृत्त। 90 डिग्री उत्तरी को कहते हैं उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री दक्षिणी को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हमने खींच ली। तो 90 डिग्री उत्तरी को उत्तरी ध्रुव है, 66.5 उत्तरी को आर्कटिक वृत्त, ऐसे याद नहीं रहता है तो उत्तरी जो ध्रुव है उसको आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, तो उसके समीप वाली जो रेखा है उसका नाम आ गया आर्कटिक वृत्त। दक्षिणी ध्रुव वाला भाग जो है उसको अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका से बन गया अंटार्कटिक वृत्त। नीचे वाली करक मकर रेखा है, ऊपर वाली करक रेखा। ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की सबसे बड़ी विशेषता देखो, अक्षांश व देशांतर रेखाओं में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर ये है कि अक्षांश रेखाएं सभी समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं सभी समानांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। देखो देशांतर रेखाओं की क्या विशेषता प्राप्त होती है, जैसे कि एक रेखा खींच दी हमने, इसका मान रख दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। सबसे पहले देखो देशांतर रेखा कहते किसे? वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुवों से होकर गुजरती हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और ध्रुवों की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर जाते हुए इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर प्राप्त होती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर प्राप्त होती है और ये सदैव समान रहती है। जबकि देशांतर रेखाओं में सबसे ज्यादा ये दूरी कहाँ प्राप्त होती है? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर चलेंगे, ध्रुव पर जाएंगे तो बीच की दूरी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अर्थात
ये आपस में मिल जाती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। अब देखो देशांतर रेखाएं कितनी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे पूर्व में पूर्वी देशांतर होंगी और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर होंगी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने विश्व को 2 भागों में विभक्त किया था, ग्लोब को 2 गोलार्धों में विभक्त किया था, इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा ने भी विश्व को ग्लोब को 2 भागों में विभक्त किया। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पूर्वी गोलार्ध की जितनी रेखाएं होंगी उनको पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे और पश्चिमी को हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कुछ रेखाएं इस प्रकार से 180 डिग्री तक पूर्वी और 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके देखो दूसरे नाम क्या प्राप्त होते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दूसरे नाम हम देखें तो 0 डिग्री का एक तो कहते हैं इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक देखो ये ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में हम इसे GMT ग्रीनविच मिडल टाइम, ग्रीनविच मिडल टाइम, ग्रीनविच माध्य समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भी कहा जाता है। देखो याद रखना अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा और एक आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दोनों रेखाएं अलग अलग हैं। जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिमी या पूर्वी दोनों एक ही चीज है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा को माना गया है। और इस रेखा का जो नाम प्राप्त होता है दूसरा वो ही प्राप्त होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो तो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा। विश्व में समय का निर्धारण जिस रेखा पर किया गया उसे GMT या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। इसका पूर्व का समय एक देशांतर के अनुसार प्रति देशांतर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। तो प्रति देशांतर समय है पूर्व की ओर समय बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा 4 मिनट बढ़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर समय घटेगा, कितना घटेगा प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटेगा। तो यदि पूर्व का समय देकर हमें और पूर्व का पूछा जाए तो समय बढ़ेगा, पूर्व का समय देकर हमें पश्चिम का समय पूछा जाए तो प्रति देशांतर 4 मिनट है वो समय घटेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है तथा 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है। हम यदि विश्व का मैप देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है। किस महासागर से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से गुजरती है। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी या पूर्वी जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। और इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया है? क्योंकि इसी तिथि का निर्धारण होता है और यदि किसी स्थलीय भाग की ये बीच से गुजर जाए तो इसके पूर्व में और पश्चिम में 1 दिन का अंतर प्राप्त होगा। तिथि में
अंतर प्राप्त होगा। दोनों एक ही स्थलीय भाग है, उसके दोनों भागों में अलग अलग तिथि होगी। तो इस भाग से बचाने के लिए, इस समस्या से बचाने के लिए, ये प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि है वहां से गुजरती है। बेरिंग जल संधि जो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है, वहां से गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर। तो जो जापान के द्वीप हैं उनको अलग रखने के लिए, उनको एक ही स्थान पर अलग अलग तिथि न हो, इसलिए इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा कुल 8 मोड़ दिए गए, टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है, जबकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अब देखो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है सदैव। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो जोन या कटिबंध कहा जाता है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो गोरे या कोट कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरे या कोट कहलाती है। अब देखो, विश्व के प्रमुख यदि हम उदाहरण देखें, अलग कटिबंध देखें, कि विशेषताएं देखें, तो कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं। इनका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते चलें। अब यदि देखो कटिबंध देखें, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा से उत्तर में तथा मकर रेखा से दक्षिण में कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य यहाँ तक सूर्य सबसे ज्यादा सीधा चमकता है। इसीलिए यदि क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य तप कहाँ प्राप्त होता है, तो सबसे ज्यादा सूर्य तप है वो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य एक वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है। और जिस दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उसे विषुव कहते हैं। मतलब विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो इसे विषुव कहते हैं। और एक वर्ष में 2 बार ये स्थिति प्राप्त होती है। तो दोनों को अलग अलग विषुव के नाम से जाना जाता है। एक नाम आता है वसंत विषुव और एक नाम आता है शरद विषुव। वसंत ऋतु में जो तिथि आती है वो वसंत विषुव है, तो वो तिथि है 21 मार्च। और यदि शरद विषुव की बात करें तो वो तिथि आती है 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर ये तिथि हमें प्राप्त होती है। 22 मार्च 22 मार्च व 23 सितंबर। कर्क रेखा पर सूर्य जिस दिन सीधा चमकता है उसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है वो तिथि आती है 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन यहाँ रात सबसे छोटी होती है। जबकि मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। ये 21 मार्च से 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और इसे कहा जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का दिन सबसे बड़ा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है
और रात सबसे छोटी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बड़े, जिस दिन सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकेगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और जिस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता उस दिन दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि समान होती है। अब देखो, कटिबंध देखें और ध्रुव देखें। हमें जैसा कि पता है उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और लगातार 6 महीने की रातें होती हैं। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये अवधि क्या होती है? और इसमें भी 6 महीने में 7 सप्ताह तक लालिमा रहती है। सूर्य उदय या अस्त होने का जो समय लालिमा रहती है वो लालिमा इस समय रहती है। तो यदि समय पूछा जाए तो जिस दिन कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा वह उत्तरी गोलार्ध में दिन के मध्य की अवधि होगी, और जिस दिन मकर रेखा पर सीधा चमकेगा वो दक्षिणी ध्रुव के दिन की मध्य की अवधि होगी। तो यदि दक्षिणी गोलार्ध के, या सबसे पहले देखें हम उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है 21 जून को सीधा, तो 21 दिन के दिन का मध्य है। इससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का समय वो दिन का होता है। तो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक ये अवधि होती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है, और ये अवधि दक्षिणी ध्रुव पर रात की होती है। यदि दक्षिणी ध्रुव पर रात की अवधि, दिन की अवधि पूछी जाए तो मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। तो इससे 3 महीने पहले 3 महीने बाद, मतलब 21 मार्च 3 महीने पहले से 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक का जो समय होता है वो दक्षिणी ध्रुव पर दिन का समय होता है। ये स्थिति हमें प्राप्त होती है सूर्य की किरणों से संबंध में। अब देखो आगे हम देखें कटिबंध। सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी, और इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसे किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये भाग ऐसा है जहां गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी दोनों स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो शीत और उष्ण दोनों प्राप्त होती हैं, तो इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये स्थिति हमें प्राप्त होती है, इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के मध्य का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और 66.5 से 90 तक, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, हर समय यहाँ सर्दी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, और इसे भी हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये मुख्य कटिबंध हैं पृथ्वी के, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ये हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। शेष भाग अगले में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।